विषय गंभीर आहे, त्यामुळे मी थोडं हळूहळू बोलेल, कारण जगातल्या कोणत्याही डिक्शनरीमध्ये संवैधानिक समाज म्हणजे काय याची व्याख्याच नाही आहे. त्यामुळे काल मी मुंबईत आलो नागपूरवरून, तेव्हा माझ्या लक्षात आलं की हे काहीतरी वेगळंच काम आहे बाबा. आय एम नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट. तर मी ट्राय करतो. आपण पहिलं माझे सगळे सिनियर बसलेले आहेत, चळवळीतले मुख्य काय बोलावं तेच कळे ना. मगाशी ते महाडिक सर भेटले, तर मी वॉशरूममध्ये होता, टोटली इमोशनल. तुम्ही सगळे येणार हे मला माहीत नव्हतं. यादव साहब आप यहाँ पधारेंगे इसकी मुझे कल्पना तक नहीं थी. आई थॉट एंड अंडर एप्रेन्शन दैट सम लीगल एक्सपर्ट विल कम ओवर हियर. ओके. अगोदर सगळ्या महापुरुषांना वंदन, ज्यांच्यामुळे आपण फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आणि बोलत आहोत विचारधारेवर. माझ्याबद्दल सांगण्यात आलं तर तो परिचय खरा आहे, पण चळवळीची दिशा कुठंतरी चुकत आहे आणि त्यामुळे आपण कुठंतरी मागे पडलो आहोत. आणि महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे सरळ सरळ बोलायचं तर ब्राह्मणवादाला उत्तर देण्यात किंवा त्यातला पर्याय शोधण्यात कुठेतरी आपण कमी पडलेले आहोत. एक्सेप्ट द रियालिटी अँड लेट अस स्टार्ट नाउ. जयमंगल धनराज इज एमिनंट अथॉरिटी इन द लॉ. आणि विशेष करून मला एक योग आला होता की कॅडर कॅम्पमध्ये आपण सगळे बसून, आणि फॉर्च्युनेटली आय वॉज टीचर. एम आय राईट धनराज? ओके. तर असे एमिनंट पर्सनॅलिटी फ्रॉम लॉ. मी लॉमध्ये PhD नाही आहे, पण PhDचे प्रबंध चेक करून दिलेले आहेत मुंबई विद्यापीठात. हा एक विलक्षण योगायोग. नंतर देवदत्त वाडके सर, हे बामसेपच्या चळवळीतून एक निर्माण झालेले विचारवंत. आत्ता त्यांनी सांगितलं की आमचे एक स्नेही होते अमिताभ नगराडे म्हणून, तर त्यांच्याकडे तो एक काळ वेगळा होता. मोहिते सर जब भी बोलते हैं तो सोच समझ कर बोलते हैं. आणि आम्हा सर्वांना बोलावणारा हा माणूस, कारण आम्ही फिरत राहतो इकडे तिकडे, त्यामुळे असं. ओके. हाय. येस, आय विल कीप हिअर. तर आपण आजच्या गंभीर विषयाबद्दल बोलू. आणि विशेष म्हणजे मी धाराप्रवाह बोलतो, पण आज थांबून थांबून बोलणार. विषय गंभीर आहे आणि तशीच भारताची परिस्थिती गंभीर आहे. कारण काय, आपण प्रतिक्रिया देतो, टीका करतो, काही करतो, पण तुम्ही गेले 2016 पासून बघा, हे सांगत नाही की यांनी कोणतं संविधानिक मूल्य तोडलेलं आहे. विच लॉ ही हॅज ब्रोकन? मे बी प्राईम मिनिस्टर or maybe any legal authorities. That is the greatest flaw in the, I will say, thinking process of India. आता समाज म्हणजे काय तुम्हाला माहीत आहे, संविधान म्हणजे काय आहे. संविधानाचा अर्थ असा होतो की द लॉ विच इज एन्कोडेड बाय द सोसायटी, विच इज टू बी फॉलोड बाय सोसायटी, फॉर द सोसायटी, ऑफ द सोसायटी. हा एक वेगळा नियम आहे. कॉन्स्टिट्यूशनचे जे तुम्हाला लॉ कॉलेजमध्ये शिकवण्यात आलेलं आहे त्यापेक्षा मी वेगळं सांगत आहे. कारण मला काही नाही तर 15 वर्ष झाले सर्वोच्च न्यायालयाने एवढं छळलेलं आहे की मी स्वतः डिप्रेशनमध्ये गेलो होतो. एकही चीफ जस्टिस एक्सेप्ट बालकृष्णन मला काही चांगला भेटलेला नाही आहे. आय एम आर्ग्युइंग इन सुप्रीम कोर्ट, दो आय एम नॉट लायर. त्यात मी लक्षात आलं माझ्या की कुठंतरी काहीतरी डायनामिक्स ऑफ थिंकिंगमध्येच चुकलेलं आहे. तर त्यामुळे आता संविधान म्हणजे काय आहे आणि समाजमध्ये काय आहे तुम्हाला माहीत आहे, पण संविधानिक समाज म्हणजे काय आहे. आता काहीच नव्हतं तर मला स्वतःला ती डेफिनेशन करावं लागली. पहिले मी इंग्रजीत सांगतो, मग तुम्हाला पुढे जावं लागेल, कारण एकदा नेमकं काय ते कळल्यावर मग तुम्ही पुढे जाता. मी कॉइन केलेली डेफिनेशन स्वतः बनवलेली. द कॉन्स्टिट्यूशनल सोसायटी मीन्स दॅट होमोजेनियस सोसायटी.
the constitutional society means that homogeneous, एक संघ समाज, which follows every moral principle included in constitution as a fundamental responsibility. As a citizen of India, as a group of citizens of India, that is their fundamental responsibility. अभी यादव साहब को तो अंग्रेजी पता नहीं कितनी समझी, मैं हिंदी में बता देता हूँ। संवैधानिक समाज का मतलब होता है ऐसा एक संघ समाज जो संविधान द्वारा निर्देशित प्रत्येक नैतिक सिद्धांत का अनुपालन जिम्मेदार नागरिक की तरह करे, क्योंकि संविधान एक ऐसा दस्तावेज है जो राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र प्रगति के लिए प्रत्येक प्रकार के न्याय की स्थापना के लिए हमें मार्गदर्शन करता है. This is coined by me because nowhere in encyclopedia the definition is given. आणि हा माणूस आमच्याकडून हे असे कामं करून घेतो. कदाचित याच्यावर भारतात वाद उत्पन्न होतील हा व्हिडिओ बघितल्यावर. आता याच्यात 5 मुद्दे मी मांडलेले आहेत, एक एक मुद्दा आपण एक्सप्लेन करूया. व्हॉट इज इंडियन सोसायटी? मी त्याला होमोजेनियस सोसायटी म्हटलेलं आहे, एक संघ समाज. मग भारत आहे काय? India basically is a rich country of poor people divided in 6,000 castes. भारत गरीब लोगों का अमीर देश है और ताज्जुब भी है कि फिर से इसको 6,000 जातियों में बांट दिया गया है. ऐसा देश जो जातीयवाद से निर्मित समस्याओं को सुलझा नहीं सका, ऐसा देश जिसने अगर बामसेप की भाषा में कहा जाए तो 85% लोगों को न धन का अधिकार दिया, न ज्ञान का अधिकार दिया, न सम्मान का अधिकार दिया, ऐसा देश जो पूंजीवादियों के भले के लिए गरीबों का शोषण करता है, ऐसा देश और उसमें रहने वाला समाज हो सकता है धर्म के नाम पे नाटक करे, लेकिन संवैधानिक समाज नहीं बन सकता. क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि संविधान जो जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल, संविधान जो नैतिक मूल्य बोलता है, संविधान जो, एक बात और ध्यान में रखना, और एक वर्ड काइन किया मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन इज फॉर गॉडलेस डेमोक्रेसी, ईश्वर विहीन प्रजातंत्र. भारत देखो तो भगवान के पीछे पड़ा हुआ है. अब गॉड पार्टिकल के प्रैक्टिकल्स तो आपने भी देखे होंगे, जहां यह ठहराया गया है कि इस दुनिया में ऐसा कोई, ये थोड़ा कारण देना, तो गॉड पार्टिकल के प्रैक्टिकल में विज्ञान ने यह सिद्ध कर दिया कि जगत में ऐसा कोई भगवान नहीं जिसने दुनिया बनाई हो. साइंस हैज डिक्लेयर्ड इट. मगर भारत एक ऐसा देश है जिसका भगवान के सिवा होता नहीं. बाबा साहब के शब्दों में कहा तो चटणी खातील, भाकरी खातील, पण देवावर हजारों रुपये खर्च करतील असा आपला समाज, इन मराठी डिस्क. अब मैंने कहा कि बेसिकली इंडिया इज ए रिच कंट्री ऑफ प्योर पीपल डिवाइडेड इनटू 6,000 कास्ट. और आप सबको मालूम है कास्ट इज एंटी नेशनल. कास्ट अमानवीय है. कास्ट जहाँ आई वहाँ इंसान की इंसानियत का दुरुपयोग होता है. जात जहाँ आ गई उसका दुरुपयोग होके इंसान को इंसान की तरह सम्मान नहीं दिया जाता. तो जातिविहीन समाज व्यवस्था की प्रेरणा के लिए अगर भारत का कोई समाज कोई कार्य नहीं करता, इंक्लूडिंग हम भी, तो इस देश को अपने आप को संवैधानिक समाज बोलने का क्या अधिकार है? दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. और दूसरा ऐसा है कि अब अगर ये समाज संवैधानिक नहीं है तो इसे संवैधानिक बनाने से क्या हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रश्न हल हो जाएंगे? एंड आंसर इज नो. क्योंकि बाबा साहब ने 2-3 बातें बताई है आपको, मैं रिपीट कर देता हूँ, ध्यान से सुनो. यू मे बी मॉरल,
but your power is strong, your power is weak and not strong, then understand the basic principle: strong power always dominates weak power irrespective of its moral phase. तुम अगर नैतिक भी और कमजोर हो तो स्ट्रांग, बेसिकली आप राजनीति का पावर देख लो, वो तुम्हें दबा के रख देगा, क्योंकि आपको सबको मालूम है संविधान कितना भी अच्छा हो, चलाने वाले बुरे रहे तो कुछ नहीं कर सकते। और मैं इस बात का उदाहरण हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने हमारे देश के साथ कैसा गहरा मजाक किया, तो वो बाद में बताऊंगा, लेकिन उदाहरण बताता हूँ। जब भारत में सुप्रीम कोर्ट बना आज़ादी के बाद, तो ये जिम्मेदारी दी गई थी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर कि वो न्यायपालिका को ढंग से चलाएगा। तो ये तो एक्सपर्ट है, प्रिंसिपल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फेल्ड टू ब्रिज द गैप बिटवीन लॉ एंड जस्टिस। कानून और न्याय के बीच की दरी को भारत ने कभी पाटा नहीं, ब्रिज नहीं बन सका। ये पहला मुद्दा। अर्जुन मेघवाल करके मिनिस्टर थे लॉ के, उन्होंने बड़े ही बोल्ड तरीके से और बेशरमपने से पार्लियामेंट में ये कहा था कि मेरे देश में 5 करोड़ केसेस कोर्ट में पेंडिंग है, उसमें से 60,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो आप कभी ये सोचो कि जिस न्यायपालिका का उत्तरदायित्व था कि उन्होंने हमारे देश के नागरिकों को न्याय देना चाहिए था, अगर ये सुप्रीम कोर्ट अपने ही कोर्ट में 60,000, 25-30 हाई कोर्ट में कम से कम, ज़्यादा नहीं तो 1-8 करोड़, और बाकी कोर्ट में तो ये 5 करोड़ केसेस, अगर जिस देश की न्यायपालिका, इट इज़ द हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड। अगर ये न्यायपालिका दे नहीं सकती तो क्या आप बोल सकते कि भारतीय प्रजातंत्र का ये फाउंडेशन बन सकता है न्यायपालिका? आर्बिट्रेशन की बात चलती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात चलती है, इधर उधर की बातें चलती है, मीडिएशन की बात चलती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्पीडी डिस्पोजल ऑफ केसेस के ऊपर कभी किसी कोर्ट में कार्रवाई नहीं की। हाँ, जजमेंट में ये जरूर कहते हैं कि गुजरात के जजों ने ट्रेनिंग लेना चाहिए, जरूर ये कहते हैं कि हिमाचल या इधर उधर के कोर्टों को ड्राफ्टिंग तक नाही आठी। हाँ, तुम्हाला माहीत नाही, बऱ्याच जजेसला जजमेंटची ड्राफ्टिंग येत नाही, भारताचं दुर्दैव आहे। वाचा ना तुम्ही, त्यांना आम्ही ते कोर्टात आम्ही उडवतो त्यांचे थोडे। 6W+H प्रिंसिपल है ड्राफ्टिंग के ऊपर। व्हाट इज द केस, व्हाई इट इज क्रॉप्ड अप, वेअर टू बी डिसाइडेड, व्हाट आर द प्रेसिडेंट्स अँड वेअर इट इज। हे आता 15 वर्षापासून हेच धंदे करतो म्हणून मला माहीत आहे। मी स्वतः महाराष्ट्राचे कायदे ड्राफ्ट केलेले आहेत। अब इनको मालूम है जूरिस्प्रूडेंस। हर जिस व्यक्ति को एक्ट बनाना होता है वो व्यक्ति को कम से कम 25 सब्जेक्ट का ज्ञान चाहिए, सोशलॉजी से लेके तो सारी चीज़ों का। भारत में जितने भी एक्ट बने, वकील उसमें से कुछ न कुछ फ्लॉ निकाल लेते हैं। और इसलिए मेरे टीचर जिन्होंने मुझे पढ़ाया, उनका नाम है जस्टिस कृष्णा अय्यर, दुनिया में है नहीं, पढ़ाते थे मुझे, बच्चा समझ के पढ़ाते थे। सीखा है उनसे। एक नया वर्ड उन्होंने बताया था, इंडिया इज ए कंट्री वेयर लीगल पेशेंट्स आर मच मोर। बहुत सारी नई नई बातें सुनने को मिलेगी आज आपको। अब ये लीगल पेशेंट क्या चीज होती है? एक कानूनन सही हो सकते हैं, लेकिन न्याय के तौर के ऊपर बेईमानी रहती है, दैट इज कॉल्ड लीगल पेशेंट। नया वर्ड है, जस्टिस कृष्णा अय्यर बोले थे। ऐसा क्यों हुआ? इसका एक मोटा मोटा कारण आप लोगों को भी मालूम है कि इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के जैसी इनकी कोई परीक्षा नहीं होती। स्पर्धात्मक कॉम्पिटिटिव जजेस की कोई रिलेटिव्स की तरफ से आ जाते हैं। आपको ये भी गलतफहमी निकाल दो कि हमारे जाति का कोई जज सुप्रीम कोर्ट में बन गया तो हमको प्रोटेक्शन देगा, दैट इज रॉन्ग। मेरा खुद का अनुभव है, 1 साल से हम लोग तड़प रहे हैं कि भारत में आरक्षण और पदोन्नति में आरक्षण लागू हो जाए। सुप्रीम कोर्ट 1 साल से हमें डेट नहीं दे रहा है।
3-4 महीने तो बहाने बना दिया कि आर्टिकल 370 का हियरिंग शुरू है तो आप रुक जाओ। हम सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, कैंटीन में उदास बैठते हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। मेरा एक दोस्त मामा को फ़ोन करते रहता था, मामा है ने शिवराज सिंह चौहान, वो कुछ मध्य प्रदेश की तरफ से दे देते हैं। महाराष्ट्र के लोग तो आपको मालूम ही है, तुम 100 रुपये की वर्गनी मांगने जाओ तो तुमको 1000 गाइडेंस देंगे लेकिन 100 रुपये नहीं देंगे। ये मानसिकता में ये राज्य है। तो ये एक अपनी अलग कहानी है। 14,50,000 मंजूर पोस्ट है महाराष्ट्र में। एग्जैक्टली 4 लाख लोगों के ऊपर परिणाम हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट इज ऑब्जर्विंग नोबल साइलेंस। क्यों ऐसा सुप्रीम कोर्ट कर रहा है? क्योंकि उनके ऊपर कोई एक्शन हो नहीं रही है। आपने इम्पीचमेंट की बहुत सारी केसेस देखी होगी। संवैधानिक समाज के चलते हम लोग चाहते कि इनको है। आप सब लोगों को मालूम है इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन ये लीगल डॉक्यूमेंट नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी आर्थिक आधार के ऊपर आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं दे दिया उन्होंने। क्या करोगे आप? They can justify anything which is suitable for the सत्ता। तो ये हालत है आपकी। ऐसे हालात में आपने क्या करना चाहिए फिर बाद में बताऊंगा मैं। संवैधानिक समाज बनने के लिए आपको संविधान के मेन किन चीजों का पालन करना चाहिए मैं बताता हूँ। अब वादा किया था बाबा साहब आम्बेडकर ने आप लोगों से कि कुछ नहीं तो एक अल्टीमेट इक्वलिटी नहीं मिली देश में तो मैं एब्सोल्यूट इक्वलिटी के लिए कोशिश करूंगा। अनटचेबिलिटी को एबॉलिश कर चुके थे वो। कानून है ना, यानी सामाजिक तौर के ऊपर क्या है वो आप लोगों को मालूम है। तो आर्टिकल 14 to 18 ये इंपॉर्टेंट राइट ऑफ इक्वलिटी, समानता का अधिकार। सबकी हैसियत समान, कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं है और ये देश उसके ऊपर मार्गकरण करेगा। मगर भारतीय राजनीति ने खास करके 2016 के बाद देख रहा हूँ, डिमोनेटाइजेशन के बाद मैं खुद, भारतीय राजनीति ने जात पात के झगड़ों में इस देश को इतना ग्रसित कर दिया कि हर आदमी आतंकित है और आशंकित है कि आगे क्या होगा। आपने 2 दिन पहले एक स्टेटमेंट सुन लेगा होगा, सिटीजन अमेंडमेंट बिल 8 दिन में लागू होगा करके, शायद आपने पेपर में पढ़ा भी होगा। तो ये जो राजनीति है ये आपको कभी भी आनंदित नहीं देखना चाहती है। इसलिए ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का जो बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स का इंडेक्स है, तो आउट ऑफ 146 कंट्री 126 नंबर है भारत का, और ये कहता है कि हम 5वीं इकोनॉमी बनेंगे। आपको मैं बता देता हूँ, मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ बुद्धिस्ट इकोनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में। ठीक है, आप बोलते हैं 5वीं इकोनॉमी बनोगे। लास्ट मैन ऑफ द सोसाइटी के पास, यानी जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उनके पास तुमने क्या एजुकेशन दिया, हेल्थ दिया या उसके घर की समस्याएं सुलझाई? नहीं। और दूसरा ऐसा है कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने वार्निंग दिया, कुछ तो करो कि 653 लाख करो, यानी बिलियन, यानी 1 बिलियन यानी कितना, उसका कैलकुलेशन लाया आप लोगों को दे दूंगा। एक दिन ऐसा आएगा बोले भारत में कि जीडीपी के 100% तुम्हारा लोन हो जाएगा और तुमको 1 पैसा नहीं मिलेगा। कम से कम उस दिन से बचो। भारत आर्थिक तौर पे बेशरम हो चुका है, ये आपने देखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट है आर्टिकल 23-24 जो कहता है कि आपका शोषण रोकना चाहिए, और 29 और 30 कल्चरल और एजुकेशन राइट्स, और 32 कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी जिसके तहत आप हाई कोर्ट में आते हैं या सुप्रीम कोर्ट में आते हैं। मेरे ख्याल से ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है। मैंने गहरे में स्टडी किए हुए आर्टिकल 46 है, आर्टिकल 16(4) है, आर्टिकल 309 है, आर्टिकल 39 है, जिसका व्यक्तिगत तकलीफ मुझे हुई है और मैंने केसेस लड़ी है कोर्ट में। आर्टिकल 16(4) यानी एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब। इंदिरा साहब ने कहीं नहीं कहा था कि 50% की लिमिट आपको रहना चाहिए।
ये गलतफहमी इस देश में 92 के बाद में फैलाई गई और कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने लिमिट डाली। लिमिट नहीं थी, लेकिन आपको मालूम है इस देश में गोबेल्स का तंत्र चलता है। तो गोबेल्स के तंत्र के अनुसार 99 बार बोला हुआ झूठ 100 बार भी सच होता है। आर्टिकल 16(4) के साथ ये गहरा मजाक हुआ है। एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन SC/ST के लिए बोला है, इसलिए हम DT&T का नहीं दे सकते। इसलिए महाराष्ट्र की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट लाया था, जो मैंने वापस करवाया और हम लोगों ने वापस करवाया। इनका यह कहना था कि हम विमुक्त जाति भटके जमाती की 42 जातियों को आरक्षण नहीं दे सकते क्योंकि वो ST में नहीं आते। अगर यहाँ पर कोई आयत का DT&T आप है, हमने यहाँ के सेक्रेटरी को कहा, आश्चर्य असा आहे हो महाराष्ट्रात मंत्रालयात की जे लोकांच्याकडून अपेक्षा आहे की आपल्या समाजाला संरक्षण देतील, आपलेच लोक बरं का SC/ST, तेच सर्वोच्च न्यायालयात एफिडेविट घेऊन येतात की मागासवर्गीयांना आरक्षण देऊ नका। केसानं गळा कापतात। स्वतःहून एफिडेविट दिले। और मैं कैंटीन में महाराष्ट्र सदन की चाय पी रहा था, डेप्यूटी सेक्रेटरी मेरे पास आया महाराष्ट्र का, इसके पहले कि मेरा दिमाग खराब हो जाए और फेंक दूं तेरे का, निकल बोला यहाँ से बाहर। How you dare to say like that? अब ये एक्सपर्ट बैठे, when law or any provision in constitution is silent, it doesn't mean that constitution is against that provision। इतनी भी अकल नहीं है। तो लायन जुडिशरी का सेक्रेटरी करता क्या है? जब हमारे एव्हिडन्सेस हुए तो हमको पूछा गया की मागासवर्गीयांना पदोन्नतीत सर्व पदांवर आरक्षण कशाला पाहिजे ना, क्लास 1 मध्ये आरक्षण का? तो मैंने कहा कि आप लोग, जब मेरे समाज के लोग, अपने समाज के लोग, DT&T, OBC, ये जब प्रमोशन को ड्यू रहते हो उसी वक्त तुम उनका CR खराब करते हो। वो जब पर्टिकुलरली उनका एडेक्वेट रिप्रेजेंटेशन आता है और ड्यू फॉर प्रमोशन होते हैं, उसी महीने में तुम उनकी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी शुरू करते हो। भरोसा कैसे करना तुम्हारे ऊपर? आपको ये भी जान के आश्चर्य लगेगा कि जो मराठा आंदोलन आरक्षण के लिए चल रहा है, उन्हीं मराठा में से एक मराठा ने SC/ST DT&T के आरक्षण को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। मराठा समाज को क्या अधिकार है ये बोलने का कि हमको आरक्षण दो? When you are challenging the reservation and reservation in promotion of the scheduled caste, scheduled tribe, DT&T and special BC, in what capacity Maratha community is asking to the government of Maharashtra that grant us reservation? Is it not a paradox? ये विरोधाभास नहीं है? मगर मैंने मुंह नहीं खोला, मैंने बोला आप कितने दिनों तक चुप बैठो? आपको पता होना चाहिए, इन लोगों ने जो हमारे अगेंस्ट थे, हमारे पास तो 1 लाख रुपये या 10,000 रुपये हम भेज दे देते थे। मॅडम, ते लोक एका हिअरिंगसाठी 15 लाख खर्च करत होते। आतापर्यंत 15 हिअरिंग झालेले आहेत। आप में से किसी ने भी मेरे को पैसा नहीं दिया है। पूछा कभी आप लोगों ने कैसा लड़ता है? तो ये एक बात है। और तो यह मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल और इसकी बात बताई। अब संवैधानिक समाज बनाने के लिए हम लोगों ने क्या करना चाहिए? पहले तो तुम दुरुस्त होना चाहिए, क्योंकि मैं ही आपको सवाल पूछता हूं, बदलत्या आणि गंभीर राजकीय परिस्थितीत आंबेडकरी समाज आहे कुठं? वेयर आर यू? वेयर इज योर पावर? एक परिसंवाद में मैंने ये सवाल पूछा था। मैं इलेक्शन कमीशन पे 2 बार डेपुटेशन पे था। आज जब इलेक्शन होगा 24 में, 94 करोड़ 50 लाख मतदाता वोट करेंगे। ये फिगर मैं बता रहा हूँ, ध्यान में रखो। 94 करोड़ 50 लाख भारत के मतदाता 2024 का भविष्य निर्धारित करेंगे। ईवीएम में घपला हो सकता है क्योंकि ईवीएम बनाने वाली कंपनी के 3 डायरेक्टर बीजेपी से संबंधित है। ये भी आप सुन लो। ये 94 करोड़ 50 लाख मतदाता में से आपको जान के आश्चर्य होगा, 16 करोड़ मतदाता शेड्यूल कास्ट है। तुम्हारे 84 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में
SC और 47 ट्राइबल के हैं। ये रबर स्टैंप है, कोई काम के नहीं है, इसलिए आपको सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग करनी थी। अब ये बताइए कि अगर ये 16 करोड़ मतदाताओं का एक प्रेशर ग्रुप होता था नेशनल लेवल के ऊपर, तो भारतीय राजनीति का चेहरा अलग होता था। हैव यू एवर ट्राइड फॉर कंसोलिडेशन ऑफ द वोट्स एंड रिप्रेजेंटेटिव फॉर योर वोटिंग स्कीम? नो, वी विल चेंज द डेस्टिनी ऑफ द नेशन। एंड आंसर इज नो। इसलिए मैंने सवाल पूछा कि अम्बेडकरी समाज आया कुठं? तुम तो देने वाले थे ना लोगों को, मांगने वाले कैसे बन गए? तो ये दूसरी बात। तो संवैधानिक समाज की निर्मित के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? तो पहले अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्कम को रोकना पड़ेगा। जो तुम्हाला चळवळीसाठी काही पैसे मिळत नाही। आर्टिकल 39, it was expected that India will make such a situation economical, not poor will be poorer or rich become richer। एक ऐसा समाज जो राज्य समाजवाद से गहरे में जुड़ा हो, भारत ऐसे समाज का निर्माण करेगा जो अमीर को ज़्यादा अमीर ना बनाए, गरीब को गरीब ना बनाए। आज भारतीय अर्थव्यवस्था अमीरों की भलाई के लिए लगती है। सुप्रीम कोर्ट भी उनको हेल्प करता है कि ओके सफिशिएंट फॉर इंक्वायरी, अडानी को हाथ नहीं लगाना भैया। दिस इज द ट्रेजेडी। अब आपको ये जानकर ताजुब लगेगा कि गरीबों का परसेंटेज वेरी होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आंकड़े नहीं देती। ताजुब तो इस बात का लगा था कि पार्लियामेंट में ये कहा गया कि किसान आंदोलन में जो 700 किसान मर गए थे, किती निगरगट्ट आणि निष्ठुर लोक आमच्याजवळ काही माहिती नाही म्हणतात। कहाँ है दया? तो ये हालत में भारत में मिनिमम 30% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन है, उनके लिए आप कुछ नहीं कर रहे। तो बाबा साहब कहते थे अपने विचारधारा में, पत्रकारिता पे ऊपर बाद में बात करेंगे उनके, कि हमारी सारी व्यवस्था, ध्यान से सुनो आप, दया पे नहीं करुणा पे आधारित होना चाहिए, चाहे सोशल हो, इकोनॉमिकल हो, पॉलिटिकल हो। दया यानी भिखारी को भीख देना और करुणा यानी भिखारी का भीख मंगापन दूर करना। ये हमारे युगंधर प्रज्ञा पुरुष की एक विजन थी देश के लिए। कहाँ है? राजनीति से आप क्या उम्मीद लगा के बैठे हो? मैं पार्लियामेंट में जाता हूँ, इधर उधर देखता हूँ, 423 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में से 143 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनके ऊपर हत्या जैसे गुनाह उनके ऊपर आरोप है। मुझे बताओ, जो हिंसक है, जो क्रिमिनल है और संसद सर करके चुन के दिया, वो तो आप ही लोगों ने चुन के दिया ना। तो वो क्रिमिनल तुम्हारे लिए कानून बनाएगा? वो ब्रिजभूषण जिसने फोगाट को तकलीफ दिया, नन्ही सी बेटी, मेरे बेटी की उम्र की, वो तुम्हारे लिए कानून बनाएगा पार्लियामेंट में? जनता जैसी है वैसी ही तो उसको संसद सदस्य मिला करते हैं। तो क्या हक है भारत की जनता को, जिन्होंने तकरीबन 143, एक ही पार्टी के नहीं है, सब पार्टी, कांग्रेस भी दूध की धूली नहीं है, 25% के ऊपर उनकी भी है। और ये जान के आपको ताजुब लगेगा, सेफालॉजी का एक निष्कर्ष, जिसके दामन पे कोई दाग नहीं, कैरेक्टर पे कोई दाग नहीं, ऐसे संसद सदस्य को यदि चुन के देना है तो भारत की जनता ओनली 4.7% संसद सदस्य को चुन के देती है। भारताची जनता महा डेंजर है बरं। तो तुम्हें क्रिमिनल अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पसंद है तो तुम संवैधानिक भारत के निर्माण के फाउंडेशन को ही ध्वस्त कर रहे हो, ऐसा मेरा कहना है। सेकंड, आपको बाद में बता देता हूँ क्योंकि बहुत टाइम हो गया। इसका मुख्य कारण यह है, मैंने स्टडी किया, तो मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मैं जहाँ जहाँ मेरी ट्रांसफर होती थी मुझे फ्रिक्वेंटली हकाल दिया जाता गवर्नमेंट। मुझे ये मेरे बॉस थे अजीत पवार, तो आप मेरा अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं कितने खतरे में नौकरी किया होगा और वो कितने डेंजर है ये आप लोग सब जानते हैं, मुझे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ध्यान में रखो, आप चिंतक हैं। एक बात मुझे ध्यान में आ गई, आपने पंचवार्षिक योजना बना ली, राबवली,
मगर भारत ने आज़ादी के 75 साल के बाद या उसके पहले हमारे देश का सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, औद्योगिक विकास कैसा होगा इसका कोई मास्टर प्लान बनाया नहीं है और ना अपने देश को पूछा। इंडिया फेल्ड टू क्रिएट द मास्टर प्लान which will decide the road map and benchmark by which India can progress। पूछा ही नहीं आपने। तो फिर मैंने कोकन में था, मैं हमारे कोकन के साथी बैठे हुए, तो मैंने कोकन का मास्टर प्लान बनाया। फिर नहीं यार, इस तरह से प्रोग्रेस करो। इन सवालों को आप पूछते ही नहीं। तो ये जो पॉइंट है कि हम किस दिशा में और देश की प्रगति और विकास करें, इसका मास्टर प्लान कंपलसरी करो। दूसरा, जिन लोक प्रतिनिधियों को आप चुन के देते हैं, आप चुन के देने की प्रोसेस में आप जाते हो, आपने एक एफिडेविट पर उससे वादा करवा लेना इसके बाद कि भाई हमने तेरे को चुन के दिया तो हमारा प्रतिनिधि है, तो ऐसी बेवकूफ़ी मत करना कि तू हमेशा झूठ बोलता रहे और हम तेरा मजाक उड़ाते रहे। नो लाई इज अलाउड। आप बोलते तुम्ही काय प्रतिक्रियावादी आहात हो, ते खोटं बोलतात, a+b² a+2ab आया कहाँ से ये बताते हैं। कभी गैस तो नाले की गंदगी से निकालने की, आश्चर्य ने जब पूरी जनता मर रही थी तो थालियाँ बजाने के, आपने नहीं बजाया, मुझे एक मालूम है पूरा, यू हैव नॉट डन ऑल दीज इडियट थिंग्स। सारा देश, मैं तो फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है, अमिताभ बच्चन, अब वो कितने खतरनाक तरीके से ये सारा प्लान बनता है। क्योंकि क्या है, विषमतावादी ये 100 साल के आगे का सोचते हैं, आप समतावादी 10 साल के आगे का सोचते हैं, और 90 साल तक पता ही नहीं चलता कि पांचजन्य ने एक राम राज्य लाने की प्लानिंग कर दी। आप उनके अग्रलेख नहीं पढ़ते। यू मस्ट अंडरस्टँड द एनिमी व्हॉट दे आर थिंकिंग। त्यांचे अग्रलेख कसे असतात माहीत आहे, पंचजन्याचे वाचत नाही तुम्ही। मनुस्मृती ही जातिभेद निर्माण करत नहीं, तुमचे आरोप निराधार है, ये पांचजन्य में लिखा है। पढ़ा आपने ये लेख कभी? समानता आणि समरसतेत काहीच फरक नाही, समानता म्हणजे समरसता, ये आर्टिकल आया है। अब मैं आपको बताता हूँ समानता और समरसता में क्या फर्क है। समानता मीन्स इक्वालिटी फॉर ऑल इन ऑल फील्ड्स। समरसता मीन्स जहाँ हो वहीं रहो और फिर हमारे साथ आओ तो तुम हमारे समरस हो, ये फर्क है। समानता मीन्स मार्चिंग टुवर्ड्स कास्टलेस सोसाइटी बाय इरेडिकेशन ऑफ द कास्ट। कास्ट माइंड को इक्वालिटी माइंड में कन्वर्ट करता है। समरसता मीन्स live with your insulting identity and don't ask for respectable identity। अब ये जयमंगल बोल रहा है, अब वो ऐसा है, वो तुकाराम महाराज का ये है सेंटेंस। अब उनके वैकुंठित कर दिया, आपको भी मालूम है। सब दुनिया में कोई चमत्कार होता नहीं, सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि हम एक दिन मरने वाले हैं, उससे बड़ा चमत्कार होता ही नहीं। तो चमत्कार झूठ चीज है। ये कह रहे हैं ठेविले अनंते तैसेची रहो, क्या है वैसे है, और चित्ती असु द्यावे समाधान। आपको जान के ताज्जुब होगा कि मध्ययुगीन भारत से लेके अभी तक अगर भारत के परिवर्तनवादी मूवमेंट का अगर सत्यानाश किया होगा ना, तो ये भक्ति मार्ग और वारकरी संप्रदाय ने। आपको बड़ा ताजुब लगेगा, मैंने एक मराठी किताब का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके वो एक आर्टिकल लिखा है, वो आपको पढ़ने को मिलेगा, वारकरी संप्रदाय शोधानिबोध। मेरे को मराठी ठीक से बोलना नहीं आता। इन दैट आर्टिकल आई हैव प्रूव्ड कि भगवान के सामने तो झुक गए लेकिन मनुवाद को झुका नहीं सके। ऐसा वारकरी संप्रदाय किस काम का? मेरी माँ वारकरी थी, मैं अभी भी मटन और दारू नहीं पीता, इसका मतलब मैं बहुत ही नहीं हूँ। अध्यात्म का बात ही निकाला तो मैं बोल देता अध्यात्म है क्या?
जागे हुए जड़ से सोए हुए चेतन की यात्रा के साथ में निर्गुण निराकार का साक्षात्कार वो अध्यात्म है। मैं सन्यासी था इसलिए बता रहा हूं। जागा हुआ जड़ यानी इंसान, और सोया हुआ है चेतन यानी पत्थर। देख लिया सब, दुनिया में कोई भगवान नहीं है, मगर फिर भी भगवान के नाम के ऊपर हमें उल्लू बनाया गया, हमारा शोषण किया गया। तो जो भगवान कभी दौड़ के नहीं आया, वो हमारे किस काम का? ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ मैं। आई हैव रियलाइज दिस देर। अच्छा यार, वो सब्जेक्ट चेंज हो गया इसलिए। अब दूसरी बात ऐसी कि ये ध्यान से सुना, मैंने बाबा साहब को भी अलग ढंग से इंटरप्रेट किया है। मूक नायक बहिष्कृत भारत और प्रबुद्ध भारत द्वारा निर्मित एक विशिष्ट प्रकार की पत्रकारिता के जो मापदंड हुए, तो कल मैं सोच रहा था, बहुत कुछ तो पढ़ा नहीं मैंने, लेकिन जो चीज़ें पढ़ी उसके ऊपर से मैं नया विश्लेषण करता हूँ। अब मान लो चंद्रकांत को देख लीजिए सुनाने को, ये अपने उस पत्रकारिता के संदेशवाहक है जो बाबा साहब ने निर्मित किया है। तो पत्रकारिता क्या थी, इसके ऊपर 2-3 मिनट आपको बता दूं। ऑल एडिटोरियल्स एंड पेपर्स बाबा साहब के जो थे, दे आर वॉइस ऑफ द वॉइसलेस पीपल। ये ध्यान में रखो। और अधिकांश पत्रकार जो मुझे दिल्ली में मिलते, बॉम्बे में मिलते हैं, उनके मालिक वैश्य होते हैं, और वो वैश्य मालिकों का सत्ता से कनेक्शन होता है, और वो सत्ता से कनेक्शन होने के बाद में वही छापते जो मालिक चाहता है, चाहे लोक सत्ता भी क्यों न हो। तो दे आर स्पीकिंग फॉर द सिस्टम, एंड बाबा साहब वाज स्पीकिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। बाबा साहब की पत्रकारिता परिवर्तन की पत्रकारिता थी, और इन लोगों की पत्रकारिता की वर्णवाद की व्यवस्था कायम रहे इसके ऊपर थी, इसके ऊपर। और बाद में अगर निचोड़ निकालेंगे तो समानता के अधिकार के ऊपर जाति विहीन समाज व्यवस्था का मार्गदर्शन करने वाली पत्रकारिता बाबा साहब की थी। और आज की पत्रकारिता इस बात पे आधारित है कि तुम्हें कंफ्यूज करके एक समरसता का निर्माण कर दे ताकि मनुवाद कायम रहे और तुम लोग हार जाओ। दैट इज द डिफरेंट। बाबा साहब लैंग्वेज का बहुत ही सटीक उपयोग करते थे, ये कंफ्यूज करते थे। आप लोक सत्ता के भी अग्रलेख पढ़ोगे तो कोणताच निष्कर्ष निघत नहीं, ये ध्यान में रखो। दे आर प्रॉब्लम ओरिएंटेड, कारण ते मराठी में कौन सा वर्ड है, हाँ, इतका लोक सत्ता जिसको माना जाता है महाराष्ट्र में, इतका शब्द बम्बाड़ आया हो तो गिरीश कुबेर कि मैं तो सर पे पकड़ के ये चाय पीते वक्त हंसते रहता हूँ। मेरे बीवी को बताता हूँ कि इसने कहाँ से सरदार जी के मोहल्ले में नाई की दुकान खोल के रखी है। एक फ्रंट लाइन छोड़ दो, दूसरा थोड़ा सा इलस्ट्रेटेड वीकली की परंपरा चलाने वाला वो इंडिया टुडे छोड़ दो थोड़ा सा। आप ध्यान में रखो, भारत की पत्रकारिता पीली पत्रकारिता नहीं है, इट इज हीनियस जर्नलिज्म। आप मुझे बताओ, अगर ये निर्भीक पत्रकार है और ईमानदार पत्रकार है तो फिर राशि भविष्य क्यों छापते? शर्म नहीं आती? बुद्ध ने कहा कि जो कुछ है वर्तमान है, कोई राशि नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई राशि भविष्य नहीं है। जो कुछ घटेगा वर्तमान में, और जिसका वर्तमान अच्छा है उसका भविष्य बहुत अच्छा होता है। भारत इससे चूक गया, इसलिए बुद्ध से नाराज है कि बुद्ध ने इनके सारे मान्यताओं को धाराशायी कर दिया था। दैट इज द ग्रेटेस्ट जॉब डन बाय द बुद्धा। अब इन सारी चीज़ों में लास्ट में बता देता हूँ कि समता, स्वतंत्रता और भाईचारे की पत्रकारिता आज एब्सेंट है। तो वर्तमान में हम लोगों ने अभी ऐसे पत्रकारों का निर्माण करना चाहिए जो इन बातों को आगे बढ़ाएगा। मेरे ख्याल से मैंने बहुत बोल दिया, अब मैं आपको सॉल्यूशन बता देता हूँ। हम लोगों को संवैधानिक समाज के निर्माण के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका आधा पार्ट मैंने बता दिया। अब एंड में मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ। राजनीति में मैं खुद इंक्वायरी में हूँ गवर्नमेंट के, तो मैं आपको अंदर की बात बताता हूँ। राजनीति में डेली चीजें बदल रही है एंड बम्बार्डिंग हो रही है। आपको जागरूक रह के डेली प्रश्नों के उत्तर खोजने पड़ेंगे। उदाहरण के लिए
चंडीगढ़ में कल परसों मेयर का चुनाव हुआ, कल आम आदमी के पास में 13 पार्षद थे, यानी नगर सेवक मराठी में जिसको भी, कांग्रेस के पास 7, 20 हो गए। इनके पास 13, बीजेपी के पास 1 अकाली दल वाला। जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसने वो पूरा तो देखा, आप लोगों ने देखा ही होगा, ये 20 और वो 13 प्लस 1 14, यानी वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इनको हरा दिया। होगा क्या आगे? 2 बातें। कल्पना कीजिए कि 2024 में ये लोग हारे और तुमको चार्ज हैंड ओवर नहीं किया तो क्या करोगे? इट मे बी पॉसिबल, क्योंकि उनको मालूम है ये अपनी भी लास्ट इलेक्शन है, आप लोगों को भी मालूम है, आप लोगों को ये भी मालूम है कि उनका परसेंटेज 37 है। अभी कैलकुलेट किया तो मैंने 38 जा रहा है, क्योंकि तुम्हारे पास पलटू राम बहुत है, कमलनाथ और नीतीश कुमार जैसे, तो ऐसे बहुत सारे प्रयोग करेंगे, सामदाम दंड भेद तुम्हारे व्यक्तिगत जीवन की, जैसे महुआ मोइत्रा को ब्लैकमेल किया गया। ये घटनाएं रोज घटेगी, अब ईडी की घटनाएं रोज घटी। ऐसे हालात में आप लोगों ने क्या करना चाहिए? यू हैव टू क्रिएट कल्चर ऑफ द वोटर्स, और नहीं तो फिर तुम्हारा संविधान बचेगा नहीं। दूसरी बात मैंने आपको बताया ईवीएम की। ईवीएम के 3 डायरेक्टर बीजेपी से जुड़े हुए हैं और अब उसकी कीमत 18,000 हो रही है। अब 18,000, तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी है, राइट टू वोट कॉन्स्टिट्यूशन ने आपको दिया है, लेकिन राइट टू वोट थ्रू ईवीएम दिया नहीं है आपको, ये ध्यान में रखो। हमने नागपुर में वकीलों ने मिलकर, मुझे वकील बुला लेते थे, हमने वहाँ आंदोलन किया। हम इस देश के नागरिक हैं, इलेक्शन कमीशन हम लोगों के पैसे से चलता है, तो हमारी ये इच्छा है कि तुम ईवीएम से नहीं, बैलेट पेपर से हमारा इलेक्शन लो, कितना भी खर्चा है, दैट यू हैव टू डू। क्योंकि बैलेट अपने ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, क्योंकि ये लोग हैं, जब सीधा दिख रहा है कि 20 पार्षद होने के बावजूद 13 पार्षद जीत रहे हैं, सत्ता प्राप्त करने के लिए किसी भी स्तर पे जाया जा सकता है। तो प्रोटेक्ट योर वोट। और उसके लिए लास्ट में मैं एक पॉइंट बोलूँगा, टाइम बहुत हो गया, कि आप लोगों ने इंटेलेक्चुअल लोगों की एक कमेटी बनाना चाहिए महाराष्ट्र में, जो हमारे समाज को गाइड कर सके। कैसी? ITI में मंगल प्रसाद लोढ़ा ने राम के प्रोग्राम लगाए, मैंने वार्निंग दी ईमेल से कि तू बंद कर, है नाटक करके, मंगल प्रसाद लोढ़ा को, तब कहीं जाके थोड़े ठंडे हुए हैं। हमारे तरफ लोग आए ये कहने के लिए कि शेड्यूल कास्ट कन्वर्टेड नवबुद्ध का नाटक आपने देख लिया होगा, मैंने CM को पजाया बंद कर ये नाटक, ये सर्वे मराठों के लिए, हमारे लिए नहीं है, और हमने नागपुर में दिया ही नहीं कोई डाटा। और आप बंबई के लोग बड़े खतरनाक, बाबासाहेबांनी ते आम्हाला धम्म दिलेला आहे, मग आम्ही मार कसं काय लिहिणार? अरे पूछा ही नहीं तो लिखते काय हो? आपने नोटिफिकेशन ठीक से पढ़ना था। दिस सर्वे इज फॉर ओनली मराठा एंड अपर कास्ट लिखा हुआ है। अब आप कहीं गहरे में इमोशनल आंबेडकरिज्म से प्रताड़ित है, ध्यान में रखो। बाहर निकलो। बाबासाहेब लिख के गए हैं, तुमच्यात राजनीतिक टॅलेंटेड लोक पाहिजे, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, प्रत्येक क्षेत्रात तुम्ही लिहायला पाहिजे। आपके पास में ऐसे कोई मैकेनिज्म नहीं है जो आपको गाइड करे। 1990 में एक GR आ चुका था कि बुद्धिस्ट कम्युनिटी विच इज कन्वर्टेड फ्रॉम महार कन्वर्टेड इनटू न्यू बुद्धा शैल बी ट्रीटेड एज ए बुद्धिस्ट। फिर आपको ये GR अगर नहीं मिला तो मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? और हम लोग तो घूमते रहते हैं, कई बार मोबाइल नहीं होता। आप लोग एक इंटेलेक्चुअल कमेटी बनाओ, धनराज को लो, विजय मोहिते सर को लो, देवदत्त वाड़के सर को लो, हमको लो, और समाज को 2024 के बाद के लिए गाइड करो। क्यों? कि तुम्हें बाबा साहब के 2 सपने पूरा करना है। एक, ऐसा कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से हम हुक्मरान बन सकते हैं, और बन सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
और ऐसा कौन सा रास्ता है जिस रास्ते से हम भारत को बुद्धमय कर सकते हैं। अगर यूपी में 5-6 करोड़ लोग बुद्धमय हो गए रहते या बुद्धिज्म को एडॉप्ट कर रहे थे, वो मीटिंग को मैं था कांसीराम साहब के, तो आज राम राज्य के जख्मों के निशान तुम्हारे ऊपर नहीं गिरते थे। दैट इज योर मिस्टेक। जय भीम।